पत्रकार साथियों को सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बेहद आभारी हूँ कि आप लोगों ने चुनाव के दौरान में सच को सामने रखा और एक तरह से कहा जाएगा कि हर तरह से आपका सहयोग मिला। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी नगर पालिका को आपका सहयोग मिलता रहेगा और नगर पालिका का सहयोग यही है कि जो नगर पालिका की कमियां हैं वो हमारे सामने आती रहें। मेरा ये तरीका है कि मैं कभी आलोचना से घबराता नहीं हूँ, बल्कि आलोचना से सीखने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ हमेशा पत्रकारों का सहयोग रहा है, क्योंकि आप जो कुछ चिन्हित करते हैं, जो बताते हैं, तो उससे सुधार करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि आपके माध्यम से मुझे मदद मिलती रहेगी। आज जो हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं का कुछ हिस्सा मैंने आपको लिखित रूप से प्रेस नोट के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया है और वो शायद आपने देख भी लिया होगा। अब आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। क्या आपकी प्रायोरिटी होगी? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? देखिए, अभी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन मेरी सफाई विभाग की समीक्षा बैठक है। चूँकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर कहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, तो सफाई व्यवस्था डैमेज हुई है, तो उसमें सुधार किया जाना ज़रूरी है और वो फ़र्क आपको 15 दिनों के भीतर दिखने लगेगा। आज ही हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आज ही संभवतः जो जमादार हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और जल्दी ही उसमें कर्मचारियों की ड्यूटी और सारी चीज़ें जांच की जाएंगी और जो कमियां होंगी उनको ठीक करके सफाई व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि बड़ी जीत हुई है और 54 नए गांव शामिल हुए हैं। चैलेंजेस क्या हैं, कितने बड़े चैलेंजेस समझ रहे हैं आप? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। पहले 39 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका का क्षेत्रफल था और 80 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया है, यानी जितनी बड़ी नगर पालिका थी उसकी 3 गुनी हो गई है। और जो क्षेत्रफल बढ़े हैं वहाँ न कोई जल निकासी की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोशनी का इंतजाम है और न उन गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है, जोड़ने की व्यवस्था है। तो वहाँ तो सरकार का ये निर्णय है, तो उसका हम स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े क्षेत्र को एक साथ जोड़ना किसी भी हालत में उचित है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र जुड़ जाने से एक तो ये कि जो प्रधान थे, जो ग्राम प्रधान थे, वो उनको एक साल ही अभी सिर्फ हुए थे, तो वो भी काम नहीं कर पाया और नगर पालिका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अचानक आयद हो गई है। तो अब तो सरकार की मदद के बिना उन क्षेत्रों को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन ये कि मुझे पक्की उम्मीद है कि चूँकि माननीय नगर विकास मंत्री जी हमारे नगर पालिका क्षेत्र में ही रहते हैं और उन्हीं के निर्देश पर ये सीमा विस्तार हुआ है, तो वो ज़रूर उसमें मदद करेंगे और उनकी मदद रहेगी तो फिर सफाई की बात की जाए चेयरमैन साहब, गोरखपुर और बनारस की जो 4 लेन है उसमें जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जो ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ की भूमि जो ऐसी जो ही पड़ी हुई है, वो सब बरामद हो सकती है, शहर से जुड़ सकती है। तो अगर बेलवा घाट पर पुल बनता है तो उसका लाभ जिस आबादी की आप बात कर रहे हैं उस आबादी को अपने आप हो जाएगा। वार्ड नंबर 4 है वार्ड नंबर 4 ए के शर्मा जी का गांव है, उसको आदर्श मोहल्ला बनाया गया है जी। क्या कहेंगे? पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नहीं, वो देखिए, सबसे कल आपके बैठे हुए हैं अधिवक्ताओं के सचिव साहब और पत्रकार भी हैं, हरिद्वार राय जी यहाँ बैठे हुए हैं। कल उन्होंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कल की तो उसमें जब शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा था कि काझा जो है बहुत बड़ा गांव है और वहाँ दूर दूर तक विकास नहीं है। तो उसी बात का मैंने नोटिस किया था और उनकी बात पर ही मुझे ये समझ में आया कि जिस गांव का सबसे खस्ता हालत है, जो गांव सबसे बुरे हालत में है, जहाँ विकास की कोई किरण नहीं पहुँची है, तो क्यों ना उसी को हम गोद ले लें। तो इसलिए काझा को गोद लेने, क्या नगर विकास मंत्री का गांव है, इस वजह से गोद लिया गया है? लोगों का कहना है गंगोत्री में आपने हाथ सीधे कर लिया। नहीं, नगर विकास मंत्री जी का गांव है तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि विकास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ विकास होना चाहिए। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने तो हमेशा संकट है। अगर हम अपने घर का रास्ता बनाते हैं तो लोग कहेंगे कि देखिए सबसे पहले अपने घर का रास्ता बना लिया, और अगर अपने घर का रास्ता नहीं बनाएंगे तो कहेंगे कि तू अपने घर का रास्ता नहीं बनाए दूसरा क्या बनाएगा। तो ये तो संकट हम लोग सामने रहता ही है जनप्रतिनिधियों के सामने। चेयरमैन साहब, अगर विकास मंत्री जी का गाँव है, चेयरमैन साहब देखना तो चाहिए। चेयरमैन साहब, एक न होने के कारण आए दिन जाम लगे रहते हैं, इस पर क्या पार्किंग को लेकर क्या है? देखिए, हमने तो मंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे मौखिक रूप से ये कहा था कि जो स्वदेशी कार्बन मिल है
कि ज़मीन बेकार की पड़ी हुई है, उस ज़मीन को नगर पालिका को हस्तांतरित अगर करा दिया जाए, भारत सरकार की वो ज़मीन है, तो वहाँ हमारी पार्किंग की व्यवस्था भी सब कुछ बहुत सुचारू हो सकती है और दूसरा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। शहर को एक नई दिशा दी जा सकती है वहाँ से उतनी जितनी बड़ी ज़मीन है। लेकिन वो तो बात का काम है, लेकिन हमारी ज़मीन आजमगढ़ मोड़ पे जो है दोनों साइड में बीच में रोड गुजरी है, वो हमारी नगर पालिका की भूमि से वो रोड गुजरी है और दोनों तरफ जो पशु अस्पताल जो बोला जाता है या इधर आजमगढ़ मोड़ पे जो है ये सब नगर पालिका की भूमि है। इसकी सुप्रीम कोर्ट से डिग्री भी हो चुकी है। कुछ तकनीकी अड़चनें बची हुई हैं, वो तकनीकी अड़चनों को ख़त्म करके वहाँ हम लोगों का प्लान ये है कि उसमें नीचे पार्किंग बनाई जाएगी और ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। साइड में एक तरफ जो है हम लोग जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेले वेले पे जो लोग हैं, उनको भी जगह देने का योजना है और मछली मंडी और सब्जी मंडी भी छोटी सी जगह उसके लिए निर्धारित की जाएगी। चेयरमैन साहब, एक बात यह लगेगा है, इसमें एक बात यह है कि आपने बार बार ये कहा है कि नगर पालिका करप्शन मुक्त होगा, नगर पालिका में जो करप्शन है उसके खिलाफ आपने बार बार आवाज़ उठाई, लेकिन नगर पालिका के एक ठेकेदार दीपू सिंह के खिलाफ नगर पालिका की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी और वो गए थे कोर्ट में, कोर्ट ने उनको धक्का दिया है। क्या ऐसे ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई नगर पालिका करेगी? देखिए, जो कोई भी नगर पालिका को उसकी वजह से नगर पालिका को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंच रहा होगा तो उस पर कार्रवाई तो निश्चित की जाएगी, लेकिन अभी उसमें जांच चल रही है तो आप कोई निर्णय मत सुनाइए। अभी उस पूरे प्रकरण में जांच हो रही है और मेरे संज्ञान में आया है कि उसमें दीपू सिंह का पैसा भी नगर पालिका पर काफ़ी लंबा बकाया है। तो अब उसकी जांच चल रही है, उस मसले का निदान किया जाएगा और आज ही उस पर बात भी हम करेंगे और नगर पालिका का जो पैसा वो जमा कराना पड़ेगा और जो ठेकेदार का भी अगर बकाया है तो उसे भी उसका पैसा उसको दिया जाना चाहिए। तो उसका बहुत लंबा अमाउंट, कुल 50 लाख के आसपास का विवाद है, जिसमें 32-33 लाख रुपया उस ठेकेदार का ही पता चल रहा है कि नगर पालिका पे बकाया है। जवाब साहब, एक प्रश्न है, आप कुछ माह पहले यह जोर शोर से मुद्दा उठाए थे कि डेंगू का प्रकोप फैला हुआ था मऊ में, यहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी, उस पर आपने जन समर्थन की अपील भी किया और कहा कि जो प्रोपेनॉल इस्तेमाल किया जाता है वो घटिया है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपके रिव्यू कार्यकाल में वह मेथनॉल बढ़िया क्वालिटी का होगा, फॉगिंग बेहतर होगी? क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो गारंटी के साथ आप समझ लीजिए कि क्वालिटी से समझौता कभी मैंने नहीं किया है और आप अगर इस बात की जांच करना चाहें तो कुछ काम जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम हुए हैं हमारे रिजीम पे वो जाके जांच कर लीजिए और दूसरे लोगों के ज़माने में जो काम 2 साल 1 साल पहले हुए हैं वो जाके जांच कर लीजिए। तो अब मैं ज़्यादा किसी के विवाद में नहीं आना चाहता, या पीछे 3 लोगों ने किया उनकी शिकायत करने में मैं नहीं अपने को नष्ट करना चाहता, लेकिन क्वालिटी से कभी मैंने समझौता नहीं किया है, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे निर्माण का मामला हो, तो क्वालिटी से कभी समझौता मैंने नहीं किया और इस समय भी नहीं होगा करते। तो क्या पिछले कार्यकाल में काम हुए उसकी जांच कराएंगे आप? देखिए, जो गलत काम होगा उसकी तो जांच होगी, मैं पिछला और अगला क्या है जी। अगर हमारे कार्यकाल में भी कुछ गलत काम हुआ हो तो आप चिन्हित करिए तो मैं उसकी भी जांच कराऊंगा। तो सफाई के लिए कोई टोल फ्री नंबर इशू होगा क्या? टोल फ्री नंबर तो ऑलरेडी नगर पालिका का एक है ही है, तो उस पर लोगों की अपनी ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन चूँकि अब मोबाइल इतना हाथ में हो गया है कि हर कोई मोबाइल पे ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। वैसे नगर पालिका में एक नंबर है जो जनता के लिए है और उसमें जनता की सुनवाई का एक केंद्र भी है, जन सुनवाई का। बीजेपी एक आपने इस प्रेस नोट में एक बात कही है जी कि आप CBSE बोर्ड की तरह का स्कूल बनवाएंगे, इसमें आपने चलिए, आपका ध्यान तो कम से कम गया इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। ये क्या है, किस तरह बनवाएंगे और क्या कुछ आपका देखिए, ये हम वादा नहीं किए हैं, मैंने, आप उसको ठीक से पढ़िए तो मैंने उसमें लिखा है कि ये मेरी इच्छा है या मैं प्रयास करूंगा और मेरी बहुत दिली इच्छा है, क्या कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। अभी हमारे लिए उन अधिनियम में कितनी गुंजाइश है कितनी नहीं है, उसकी परमिशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये सारी बातें अभी अधर में है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि एक अंग्रेजी मीडियम CBSE बेस्ड नगर पालिका के द्वारा बनाया जाए और एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। 2 चीज़ें बनाने की मेरी बहुत इच्छा है और हम लोग ये साबित कर देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। अगर इसकी अनुमति हम लोगों को मिल गई, अगर इसमें जिला प्रशासन का और सरकार का सहयोग रहा तो हम इस काम को जरूर करेंगे, क्योंकि
सीबीएसई का स्कूल बनाने के लिए कम से कम शहर के अंदर 22 से 23 फंडा जमीन एक जगह होनी चाहिए, तब उसकी मान्यता मिलती है। बरसात का सीजन आ रहा है, नालियों के लिए साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? नालियों की साफ सफाई का टेंडर जो है आज जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर सफाई नालों की सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। नाले की बात करें चेयरमैन साहब, तो पूर्व में बने कुछ नाले गति के विपरीत ढले हुए हैं, वैसे में पानी जो है वो निकल नहीं पाता और जाम की समस्या बराबर है, तो कैसे निदान गलियों में पानी जमा रहता देखिए, है। आप जो बात कर रहे हैं उसकी एक जगह शिकायत मिलती है, कल्याण सागर में जो मोहल्ला पहाड़पुरा और कादीपुरा और छिदनपुरा होते हुए जो नाला कल्याण सागर और कल्याण सागर से फिर मुंशीपुरा की तरफ जो नाला निकलता है, तो वहाँ उसमें एक शिकायत ये कि कल्याण सागर में जब वो नाला पहुँचता है तो कल्याण सागर में उसकी तल्ली जो है ऊंची कर दी गई है 1 फुट, जिसकी वजह से पानी के बहाव में दिक्कत है। तो अब उसको देखा जाएगा, वहाँ दिक्कत है चूँकि रेलवे वाले भी वहाँ पुलिया बना रहे हैं, जो इन्होंने डबल लाइन की है आजमगढ़ की तरफ जाने वाली, तो उधर ये लोग पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण की वजह से भी पानी बाधित है। तो इस वक्त उधर के मोहल्लों में काफ़ी पानी लगा हुआ है और मुझे लगता है कि वो जो पुलिया बना रहे हैं उसको बनाने में कम से कम 1-2 महीने का समय लग जाएगा। तो मेरी रेलवे विभाग से ये दरख्वास्त है कि पहले नंबर पर जो पुलिया के काम में वो तेज़ी करें, क्योंकि शहर में पानी का जल जमाव हो रहा है। और दूसरा ये कि रेलवे से हम उम्मीद करते हैं कि वो रेलवे की ज़मीन के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है जहाँ से नाला बने, तब ये आधे शहर का पानी निकल पाएगा। तो अगर रेलवे ने अनुमति दे दी, रेलवे से अनुमति मांगेंगे हम, और अगर अनुमति दे दी तो जो नाला वहाँ बनाना है कासिम पोखरी के पास, तो वहाँ नाला बनाएंगे हम लोग। एक बहुत अहम सवाल है, एक और चीज़ है कि जो नालों की बात, इन नालों के निर्माण की बात कही है, तो अभी जल्दी ही आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में शहर के अंदर नालों के निर्माण का पैकेज आपके सामने आएगा और जल्दी ही टेंडर उसके कराने की तैयारी है। एक बहुत अहम सवाल है चेयरमैन साहब, ई रिक्शा वालों का। ई रिक्शा वालों को नगर पालिका की तरफ से परमिट भी दी जाती है और ई रिक्शा वालों के बार बार चेकिंग होती है, क्योंकि वो लोनिंग करा के चलते भी हैं, उनको गलियों से भागना पड़ रहा है। तो इस पे नगर पालिका की तरफ से ई रिक्शा वालों के लिए आसानी कैसे पैदा की जाए? अब वो तो उनको लाइसेंस बना के दिया गया, जो लाइसेंस नहीं बनाए हुए उन्हीं की जांच होती है। तो जो लाइसेंस नहीं बनाए वो लाइसेंस बना ले, उनकी जांच नहीं होगी। क्या आश्वासन दिया? क्या क्या बातें हुई है, क्या आश्वासन मिला और आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? इस देखिए, नगर विकास मंत्री जी को जो लोग जानते होंगे या जो उनसे मिले होंगे, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल है और उन्होंने ख़ास तरीके से जो इन पिछले 15-20 सालों में जो काम किया है देश के लिए, तो इंफ्रा उनका मेन फील्ड रही है या फाइनेंस रहा है और यातायात रहा है। तो अब जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है तो पूरे देश स्तर पे, तो उसकी उनके पास बहुत महारत है। जाहिर सी बात है कि वो देश के 10 टॉप मोस्ट जो IAS हैं उनमें उनका शुमार होता रहा है। तो एक तो ये कि उनसे हम सुझाव लेंगे, उनके मशवरों को अगर हम मानेंगे तो हमको काम करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी और हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे प्रदेश के राजा तो वही हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। अब लेने वाले में कितना हुनर है कि वो देखिए, जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे अपनी योजना, तो बैठे बैठे तो पैसे नहीं आते। आपको योजनाओं का चयन करना है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तब सरकार के सामने पेश करना है। तो योजनाएं आपको ऐसी चयनित करनी है जो सरकार को सरकार जिसको लाइक करे, सरकार जिसको पसंद करे, और इस प्रकार से योजनाएं बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल हो। तो इन सब में मुझको महारत हासिल है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बहुत बड़ा हुनर, बहुत बड़ा पावर और बहुत बड़ा धन है, तो दूसरी तरफ लेने का हुनर है और योजनाओं के बारे में जानकारी है। तो ये तालमेल बढ़िया चलेगा और काम अच्छा होगा, इसका शहर को लाभ मिलेगा। जी, आपने कुछ मांगे रखी होगी, किस तरीके का आपको लगा कि क्या आश्वासन चले? अब देखिए, जो हमने मांगे रखी थी वो मीडिया के सामने सब पहले आ ही चुका है, कोई नई बात उसमें अलग से बात नहीं है। तो सर, आप विपक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष में कोई और है, तो आपको क्या देखिए, मैं सबका नेता हूँ और मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह से काम करता हूँ और मैं सबके बीच में रहता हूँ। मैं बहुत सरल, मैं चेयरमैन हो गया तो मेरे स्वभाव में आप कभी फर्क नहीं पाएंगे। मैं स्कूटी से साधारणतः चलता हूँ और अब भी स्कूटी से ज़्यादा चलूँगा, क्योंकि जनता के बीच में मैं रहता हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वही बात का जवाब दे रहा हूँ। तो सरकार जो है, 3 प्रकार की सरकार संविधान में बताई गई। एक तो केंद्र की सरकार, दूसरी सूबे की सरकार और तीसरी लोकल सरकार। तो मैं लोकल सरकार का यहाँ का मुखिया हूँ
यानी एक तरह से कहा जाएगा जो 3 प्रकार की सरकारें हैं उन तीनों सरकारों का एक अंग हूँ मैं भी। तो सरकार के साथ मिल के हमको काम करना है। अपोजिशन और विरोध ये सब जब राजनीतिक बात होगी तब होगी, मगर ये नगर पालिका जो है ये कार्यालय सरकार का एक अंग है और सरकार के साथ मिलकर हमको काम करना है। चुनाव के दौरान आपकी गाड़ियों को सीज किया गया था। देखिए बुनकरों के पासबुक के मामले में मैंने शपथ ग्रहण में पूरी बात समझा दी थी और जहाँ भी मेरा स्वागत समारोह हो रहा है मैं उसे बता देता हूँ। और चूँकि इसका मामला पूरे प्रदेश का है इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश तक अगर मेरी बात जाएगी तो अच्छा रहेगा। 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुराने रेट पर जो 2006 का शासनादेश था उस पर बिजली का बकाया जमा करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू होगा और वो नया नियम ये है कि वो जो 60 इंच से कम के लूम हैं उनको 400 रुपया फी लूम देना है और जो 60 इंच से ऊपर के लूम हैं उनको 800 रुपया फी लूम देना है। और जो पावर लूम के अलावा अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जैसे डबलिंग मशीन, दरी मशीन, ताना मशीन, तो उन लोगों को 800 रुपया फी हार्स पावर के एतबार से भुगतान करना है, मगर उन लोगों को 700 रुपया पर हार्स पावर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। जो एक आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।